Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 19th of October 2023। तो शुरू करते हैं आज की एडिटोरियल डिस्कशन। सबसे पहला एडिटोरियल जो है दैट इज फियर फैक्टर, फूड एंड फ्यूल प्राइसेस में गेट प्ले स्पॉइल स्पॉट इन द इन्फ्लेशन बैटल। तो जो इन्फ्लेशन रेट चल रही थी वो सितंबर में जो है थोड़ी सी ईज आउट हुई है और 5% पे जो है वो आ गई है। ठीक है ना। जुलाई में अगर देखें तो 15 मंथ हाई इन्फ्लेशन रेट थी 7.44%, उससे ये अब थोड़ी सी ईज आउट हुई है। तो ये केवल एक रिटर्न नहीं है जो हम 2.2% और 4% के बीच के ब्रैकेट में जो टॉलरेंस रेंज जिसको हम बोलते हैं वो आरबीआई ने रखा हुआ है उसमें। ठीक है ना। लेकिन जो बैंक ने अपग्रेड किया था एस्टिमेट 6.4% का एवरेज इन्फ्लेशन का जुलाई सितंबर में, उसको भी कहीं ना कहीं मैच करती हुई दिख रही है। ठीक है ना। तो हालांकि जो फूड इन्फ्लेशन है इट हैज स्पार्क्ड द स्पाइक इन प्राइसेस थ्रू जुलाई एंड अगस्त हैज ईज टू 6.6% सितंबर। तो जो फूड इन्फ्लेशन अगस्त और जुलाई में बढ़ी थी बारिश के चलते या फिर आप और चीजें कह लीजिए उनके चलते, वो अब जो है थोड़ी सी ईज आउट वो भी हुई है और 6.6% रही है वो सितंबर में। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ जो रिटेल फ्यूल प्राइसेज है उनको भी जो है काफी लो रखा हुआ है, रिटेल उनको हेल्ड करके रखा हुआ है लास्ट मई से लेके अब तक। लेकिन वो है कि जो अगर देखें तो आने वाले टाइम में उसका इफेक्ट होगा क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स है वो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेज जो हाई है उनसे और जो गैस प्राइसेज है ग्लोबल लेवल पे हाई, उनसे कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं क्योंकि 8 मंथ हाई पे चल रहे हैं। वो 15.6% आता सितंबर में जो ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे जो ऑयल और गैस प्राइसेज हैं। तो और दूसरी बात जो ग्लोबल प्राइसेज यूरिया के लिए वो भी बेसिकली हमें लार्जली इंपोर्ट ही करते हैं यूरिया को, तो वो भी जो है वो बढ़ गए हैं 20% सिंस मार्च। तो ये है कि ये दोनों चीजें जो है वो रिटेल प्राइसेस को जो है जल्दी ही बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो ये कूलिंग होती हुई दिख रही है, जो कम होती हुई दिख रही है इन्फ्लेशन, तो वो ज्यादा खुशी का वो उसमें चांस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज सी सर्विस। तो फेरी जो ये स्टार्ट हुई है तमिलनाडु के बीच और नॉर्दर्न जो श्रीलंका है उसके पार्ट के बीच, तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है। 40 साल बाद जो है ये फेरी फिर से जो है रिज्यूम की गई है। तो ये आप रीजन याद रखेंगे, ये है कांके संथुरई श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रोविंस का रीजन है ये, और इंडिया का जो तमिलनाडु स्टेट है उसका नागपट्टिनम जो है रीजन है, वहां उन दोनों के बीच जो है ये चलाई गई है। तो जो श्रीलंका का जो सिविल वॉर था जो लगभग 25 साल चला था, तो उसने जो मूवमेंट थी लोगों की और गुड्स की दोनों को ही जो है डिसरप्ट किया हुआ था। जो ट्रेडिशनल मैरीटाइम रूट था थलाई मन्ना टू रामेश्वरम जो रूट हुआ था, और कोलंबो टू थुत्तुकुडी जो रूट था, उन दोनों पे ही जो ट्रेडिशनल रूट थे इनको अफेक्ट किया होता। तो इससे ये जो पीपल्स और गुड्स की मूवमेंट है ये जरूर एड्रेस होगी। ठीक है ना। फिर 10 महीने पहले जो है चेन्नई जाफना की जो एयर सर्विस है वो रिज्यूम की गई थी, और एस्टिमेट देखे तो लगभग 10,000 टूरिस्ट जो है इंडिया से वो श्रीलंका विजिट करें इन 6 महीनों पिछले 6 महीनों में। और जो एक प्राइवेट क्रूज सर्विस भी जो है उसको भी इनॉग्रेट किया गया था चेन्नई में 4 महीने पहले, और उसने भी लगभग 6,000 पैसेंजर्स की जो है वो आइलैंड नेशन में विजिट को वो किया था। ठीक है ना। तो जो ये नागपट्टिनम और कंकेशंथुरई सर्विस जो है ये जो लॉन्च की गई है, तो इसमें पॉइंट आउट किया कि जो डेवलपमेंट है इट वुड नॉट ओनली स्ट्रेंथन कल्चरल इकोनॉमिक एंड सिविलाइजेशन टाइज, तो ये तो करेगा ही करेगा, बट ऑल्सो इम्प्रूव कोऑपरेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये दोनों इशू भी एड्रेस करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जो है सस्टेन्ड पॉलिसी जो टेंशन है वो क्रिटिकल होती है कहीं भी जो ये सर्विस ये जो चलाई है इसको सक्सेस करने के लिए। तो वही है कि सस्टेन्ड पॉलिसी अगर रखेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगी। और जो गवर्नमेंट है दोनों ही कंट्रीज की उनको इंश्योर करना चाहिए कि जो सर्विस फेरी सर्विस चलाई गई है नागपट्टिनम और कंकेशंथुरई के बीच में, इट डज नॉट मीट द फेट ऑफ द थुत्तुकुडी कोलंबो सर्विस। जो थुत्तुकुडी कोलंबो सर्विस थी उसका फेट ना हो कि ये भी फिर से बंद करनी पड़े। ठीक है। आगे देखते हैं लीड आर्टिकल देखते हैं आज का, द एक्सप्लोजन ऑफ डिजिटल अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांसेज है, तो हमने ये तो देखा है कि वो आजकल हर एक की इमेजिनेशन को कैप्चर कर रहा है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, उन तीनों को अट्रैक्ट कर रहा है। और इसमें जो काफी सारे जो डेवलपमेंट्स एआई में जनरल जनरेटिव एआई में जो देखने को मिल रहा है वो काबिल तारीफ है और उनका काफी यूजफुल है। लेकिन यही है कि जो कंसर्न्स हैं उनको आप इसमें नेगेट नहीं कर सकते, उनको आप ऐसे ही ऐसा छोड़ नहीं सकते हैं। तो while cyber has no doubt attracted a measure of attention, there is little or true understanding of the nature of today's cognitive warfare। लेकिन जो इसने एक कॉग्निटिव वारफेयर को जो जन्म दिया है उसकी काफी कम अंडरस्टैंडिंग है लोगों में या इवन स्टेट्स में भी। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि जो एंड रिजल्ट हो सकता है वो ये भी हो सकता है, इट कुड बी अ लॉस ऑफ ट्रस्ट अपार्ट फ्रॉम ब्रीचेज ऑफ कॉन्फिडेंस। केवल कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच का इशू नहीं है, जो ट्रस्ट है वो भी हो सकता है लॉस हो जाए, और जो गवर्नेंस की कैपेबिलिटीज है वो भी कहीं लॉन्ग टर्म में जो है वो अफेक्ट ना हो जाए या लॉस ना हो जाए। ठीक है ना। और इससे भी ज्यादा जो डेंजरस चीज बताई ऑथर ने उनके हिसाब से वो ये है कि इट कुड ऑल्टर ए पॉपुलेशन बिहेवियर
यूजिंग सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ मैनिपुलेशन। ये जो सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है मैनिपुलेशन करने की, उससे पॉपुलेशन का बिहेवियर जो है वो चेंज हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म रिस्क हैं एआई के जो ध्यान में रखने चाहिए। तो जो डिजिटल अनसर्टेनिटी है, इट इज मॉर्फिंग इनटू अ रेडिकल अनसर्टेनिटी एंड रादर रैपिडली। बहुत तेजी के साथ जो है ये रेडिकल अनसर्टेनिटी वो बढ़ रही है। जो डिजिटल अनसर्टेनिटी है वो एक रेडिकल अनसर्टेनिटी में मॉर्फ हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, और बहुत तेजी के साथ ये बढ़ भी रही है। ठीक है ना। इमरजेंस जो बोला आर्टिफिशियल जनरेटिव एआई का, वो तो हम देख ही रहे हैं, ग्रेव थ्रेट तो है वर्ल्ड को, क्योंकि वी आर विटनेसिंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो ये जो कंसर्न हो सकती है, ये जस्ट हमें जो भी कंसर्न दिख रही है, ये सिर्फ एक टिप बताया होता ने कि आइसबर्ग की एक टिप मान के चलिए आप इसको, बाकी जो ग्रेव जो इसके इफेक्ट हो सकते हैं वो अभी आप नहीं जान पाए हैं। क्यों? क्योंकि एआई इज एबल टू इन्फ्लुएंस मैनी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर थिंकिंग एंड फंक्शनिंग। बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो चेंज कर सकता है। ठीक है ना। ह्यूमन के हिसाब से अगर उसको आप बिल्कुल ह्यूमन कैपेबिलिटी से भी आउट पार कर, कई बार आउटपेस कर रहा है उनको वो। ठीक है। ठीक है। साथ ही साथ ऑथर ने ये बताया कि सूनर रादर देन लेटर वी विल विटनेस द इमरजेंस ऑफ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एजीआई इसको बोला है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और ये बेसिकली क्या है, इसमें डेफिनेशन आपको याद रखनी है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो भी साइंटिफिक या कोई इन्वेंशन न्यू चीज आती है उनमें डेफिनेशन अक्सर यूपीएससी पूछता रहता है प्रीलिम्स में। तो जो एजीआई है वो क्या है, इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज इक्वल एंड और सुपीरियर टू ह्यूमन इंटेलिजेंस which will penetrate whole new sectors and replace human judgment, intuition and creativity। तो देखिए कितनी खतरनाक होती है, ह्यूमन जजमेंट को भी रिप्लेस कर सकती है, इंट्यूशन को भी, और क्रिएटिविटी को भी रिप्लेस कर देगी। तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं जरूर होंगे। सोशल बिहेवियर जो है वो चेंज हो सकता है, जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वो भी, और जो इंट्यूशन और क्रिएटिविटी है वो भी कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगी। ठीक है ना। फिर जो एजीआई के हैं वो जो एजीआई के जो डिसरप्टिव और डेंजरस जो फियर्स हैं जो एक्चुअली हैं, वो अब तक जो हम देख रहे हैं तो ये तो बहुत कम है। उसके अलावा जो आ सकते हैं वो ये है कि दो चार यहाँ पे ऑथर ने लिस्ट किए हैं। देयर इज रियल फियर दैट इट कुड ऑल्टर द वेरी फैब्रिक ऑफ नेशन स्टेट एंड टीयर अपार्ट रियल एंड इमेजिन्ड कम्युनिटीज अक्रॉस द ग्लोब। तो सबसे पहला खतरा तो ये है। दूसरा, जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है वो एक्सपोनेंशियली राइज कर जाएंगी। तीसरा, सोशल एनार्की जो है वो उसका रूल हो जाएगा। और वी सी हैपनिंग इन सम ऑफ द सिटीज क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये देखा भी जा सकता है। फिर जो इनहेरेंट कैपेसिटी है टू फ्लड ए कंट्री विद फेक कंटेंट मैस्करेडिंग एज अ ट्रुथ एंड फॉर इमिटेटिंग नॉन वॉइसेज विद फॉल्स वंस दैट साउंड ईरिली फेमिलियर। इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। फेक कंटेंट को बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल ट्रुथ है, उस तरीके से उसको फैब्रिकेट करके जब प्रोड्यूस किया जा सकता है, और उसमें वॉइस वगैरह भी बिल्कुल और इमिटेशन इस तरह का होगा कि आप डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। फिर इट कुड ऑल्सो लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट। जो ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है ना। what is said, read or heard and could lead to overturning the trust pyramid with catastrophic consequences। उसके और ट्रस्ट अगर टूट जाएगा, ट्रस्ट का pyramid, तो कॉन्सिक्वेंस बहुत कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं। फिर होता है एजीआई विल एनेबल हाईली ऑटोनोमस सिस्टम्स दैट आउट परफॉर्म ह्यूमंस इन मैनी वेरी। कई एरियाज में ह्यूमंस को भी आउट परफॉर्म कर जाएंगे, जैसे इकोनॉमिकली वैल्यूएबल वर्क कर सकते हैं, एजुकेशन के सेक्टर में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर और लाइक में आप कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी देखे, उसने आजकल जो टीचर्स नहीं कर पा रहे हैं वो चैट जीपीटी करने में सक्षम हो गया है। तो AGI systems will have the potential to be able to make decisions that are unpredictable and uncontrollable। दोनों ही चीजें which could have unintended consequences often with harmful outcomes। ज्यादातर आउटकम्स उनके हार्मफुल ही होने वाले हैं। तो उनका पोटेंशियल इतना ज्यादा हो सकता है कि वो डिसीजंस जो हो सकते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल और अनकंट्रोलेबल डिसीजन जो है वो बना सकता है, और उनके अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं जो जिनके आउटकम्स हार्मफुल निकल सकते हैं। ठीक है ना। फिर अगला पता है कि डिजिटल डाटा जो है इट कुड इन टर्न बिकम कन्वर्टेड इनटू डिजिटल इंटेलिजेंस। आप डिजिटल डाटा को डिजिटल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर पाएंगे एजीआई की मदद से। फिर जो स्कोप है डिसरप्शन और रैन करने का इंटायर सेक्टर्स को, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा डिसरप्ट कर सकते हैं आप सोशल इकोनॉमिक को, है ना, किसी सोसाइटी को या इकोनॉमिक्स को। फिर AGI could prove to be as radical a game changer in the world as 21st century as the industrial revolution was in the 18th century। दोनों ही चीज इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में दोनों ही आप इसको लिख सकते हैं मेंस में, कि भाई जैसे 18वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो है एक गेम चेंजर की तरह बना था, उसी तरह से जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है वो 21st सेंचुरी के लिए जो है गेम चेंजर प्रूव हो सकता है। जो स्पेक्ट्र है डिजिटल कोलोनाइजेशन का, इट लूम्स लार्ज विद AGI बेस्ड पावर सेंटर्स बीइंग बेस्ड इन फ्यू स्पेसिफिक लोकेशन। अगर आप देखें जो AGI बेस्ड पावर वो कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस में ही है, ऐसा नहीं वो हर जगह इक्वली वो है। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि AGI जो ड्रिवन डिसरप्शन है वो एक तरह से नया
जो एज होगा वो डिजिटल कॉलोनिज्म की तरह उसको नई शुरुआत के रूप में बनाएगा। जैसे कॉलोनिज्म होता है वो भी कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज या फिर स्पेसिफिक कॉलोनी लोगों ने ही जो अपनी कॉलोनी बनाई, उसी तरह से जो एजीआई ड्रिवन डिस्ट्रप्शन है वो भी एक तरह से डिजिटल कॉलोनिज्म के रूप में काम करने वाला है। तो इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है एक नया फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे डाटा एक्सप्लॉइटेशन। तो ये एक अलग खतरा है, ठीक है ना। इन शॉर्ट ये समझ लें कि जो एजीआई बेस्ड कंसंट्रेशन है पावर की, इट वुड हैव ईरी सिमिलरिटीज टू द ओल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी सिंड्रोम। जो ओल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी सिंड्रोम से इसको कंपेयर किया है जो एजीआई बेस्ड कंसंट्रेशन को है, कि कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेट्स के पास ही सिर्फ पावर रहेगी और वो एक्सप्लॉइटेशन करेंगे किसका, डाटा एक्सप्लॉइटेशन की फॉर्म में, ठीक है ना। हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें रिसेंट एग्जांपल भी ऑथर ने यहाँ पे दिया है कि अभी जो वॉर चल रही है इजराइल और हमास की, उसमें क्या हुआ बेसिकली, जो मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर है यहाँ पे इजराइल का, उसकी वजह से एट्रीब्यूट किया गया एक्सपर्ट्स ने कि जो ओवर इंटेलिजेंस हुई है ऑफ एआई बाय इट, की ज्यादा एआई पे वो डिपेंड थे, तो जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ उसी की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से जो हमास है वो उसको स्किलफुली एक्सप्लॉइट करने में सक्षम रहा है। तो यानी कि यहाँ से हमें सीखने की जरूरत है, क्या लेसन सीख सकते हैं कि एन ओवर डिपेंडेंस ऑन एआई एंड ए बिलीफ इन इट्स इनविंसिबिलिटी could prove to be as catastrophic as locking the gates after the horse has bolted। कि वही है कि जब तीर कमान से छूट चुका है उसके बाद आप उसको लॉक करने की उसको सोचने वापस ले लिया जाए, ठीक है ना। तो वही है कि यहाँ से ये है कि ओवर डिपेंडेंस हमें एआई पे नहीं करनी है और ये भी नहीं बिलीव करना कि वो इनविंसिबिलिटी है उसकी ओवर, ठीक है ना, एआई की। तो इन सब चीजों से जो है एड्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द BRI एट 10 सम हिट्स मैनी मिसेज। तो यहाँ पे जो है बेसिकली BRI जो बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपको पता होगा चाइना का है, उसने जो है 10 साल पूरे कर लिए हैं। तो जो थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम हुआ था इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये कन्वीन्ड हुआ है बीजिंग में, ठीक है ना, उसी के रिगार्डिंग ये है। जो इसमें कुछ बताया कि जो एकेडमिक हैं ज्यू ली, उन्होंने BRI को जो है चाइना का मार्शल प्लान बताया है और स्टेट किया है कि इट वाज अ गेटवे फॉर चाइना टू ट्रांजिशन फ्रॉम ए रीजनल पावर विद ग्लोबल इन्फ्लुएंस टू अ ग्लोबल पावर विद कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ, इसके हिसाब से उन्होंने इसको बताया है। उसके अलावा जो चाइनीज गवर्नमेंट्स है उसके उसने जो व्हाइट पेपर रिलीज किया था BIR पे उस इसी महीने, उसको नाम भी ध्यान रखेंगे आप, वो था द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अ की पिलर ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर। तो उसने क्या बताया, उसने क्या रिविलेशन दिया, उसने बताया कि लगभग 200 BRI कोऑपरेशन पैक्ट जो है वो साइन हो चुके हैं, कितने, लगभग 150 कंट्रीज के साथ में। और डॉक्यूमेंट में ये भी बताया कि टोटल जो टू वे इन्वेस्टमेंट है चाइना और पार्टनर कंट्रीज के बीच में 2013 और 2020 के बीच में, वो लगभग 380 बिलियन जो है वो टच किया है। तो ये डाटा आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें तो लगभग 675 मिलियन पीपल जो है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के ग्लोबली हैं। 2.3 बिलियन जो है वो पोर्टेबल वाटर नहीं उनके पास। 450 मिलियन जो है वो बियॉन्ड कवरेज रह रहे हैं ब्रॉडबैंड सिग्नल के पास। तो ये जो जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उन्होंने कैलकुलेट किया, जो ब्रिज, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको अगर आपको फिल करना है तो जो कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए वो लगभग 1.5 ट्रिलियन चाहिए एनुअली, और कब तक है, 2030 तक चाहिए, जो लगभग 4.5% है जीडी का लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज का अगर हम देखें, तो इतने ज्यादा फंडिंग की जरूरत है। तो ये तो इसकी सक्सेस गिनवाई, लेकिन अगली रियलिटी का मतलब है जो ग्राउंड लेवल पे सच्चाई है, जो मिसेज है वो क्या क्या है, जो जिन पे मिस किया है। जो टेल है चाइनीज म्यूनिफिसेंस की, वो काफी सारे अनसेवरी ग्रैनुलिटी से जो है वो भरा हुआ है। तो उसमें क्या क्या है, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे आईसीआस यूसुफ इसाक इंस्टीट्यूट की BRI पे, तो उसने हाईलाइट किया है इश्यूज रिलेटेड टू इकोलॉजिकल डैमेज, डिस्प्लेसमेंट जो पीपल का हुआ है वो, जो डिस्प्यूट्स हुए पे आउट और लेबर अनरेस्ट की वजह से, उनको उन्होंने बताया। यहाँ पे ऑथर ने कुछ साइट्स भी किए, जैसे केस स्टडी डिटेल साइट की यहाँ पे इंडोनेशिया की, लाओस में जो चाइना का जो लोन है वो लगभग 12.2 बिलियन डॉलर का जो है, लगभग 65% उसकी जीडीपी का जो है वो तो लोन ही चल रहा है चाइना का लाओस पे, ठीक है ना। फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर बात करें तो जिसको कि एक बहुत अच्छा वो माना जाता है, तो उसमें भी बताया कि जो पाकिस्तानी लेजिस्लेटिव रिपोर्ट है उसको आप देखेंगे तो उसने बताया कि चाइना ने लगभग 91% जो गदर पोर्ट्स का रेवेन्यू वो चाइना को जाता है और सिर्फ पाकिस्तान को जस्ट 9% मिलता है। तो जिसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया जाता है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें आप देखिए कि चाइना का कितना इंटरेस्ट है, रेवेन्यू 91% चाइना पे जा रहा है और केवल 9% पाकिस्तान को मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ग्लोबल अल्टरनेटिव्स भी होते हैं यहाँ पे सजेस्ट किए, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और जापान का जो यूनाइटेड स्टेट्स जापान फेस्टिवल इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव था इंडो पैसिफिक रीजन में, वो है। फिर जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का इनिशिएटिव जो यूएस ने इनिशिएट किया था ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट के लिए, वो। और फिर साथ में ही जो दिल्ली में G20 समिट में जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात हुई थी IMAC की, तो वो भी है कि ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। ये सब भी मतलब हैं साथ में। तो
ये मतलब ऑथर ये कह रहे हैं फाइनली कंक्लूड ये किया कि ये बहुत अर्ली होगा कि हम जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको असेस करें, लेकिन जाहिर सी बात है जो फ्यूचर रहने वाला है बीआरआई का, और एक दशक हो चुका है, तो उसके फ्यूचर को जो है वो देखने वाली बात रहेगी कैसा रहेगा, ठीक है ना। तो इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ इट विल रिनोवेट द प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी, तो किस तरीके से जो प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी को नाम दिया जा रहा है उसको किस तरीके से अपने आप को खुद को ये रिनोवेट करेगा, ये देखना रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं द मेजर ऑफ द वर्किंग वुमेन, तो यहाँ पे बेसिकली जो पीएलएफएस है, जो लेबर फोर्स का सर्वे आता है, उसमें ये है कि यहाँ पे कंक्लूड तो ऑथर ने ये किया है बेसिकली जिसमें तो कि वुमेन्स का जो अनपेड वर्क है वो रेस्पॉन्सिबल लगभग 7.5% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। दूसरे शब्द में कहते हैं कि वुमेन जो है वो सिर्फ केवल जो डोमेस्टिक वर्क है उसका बर्डन नहीं झेल रही, वो साथ साथ जीडीपी को जो बूस्ट भी कर रही है इसी प्रोसेस में, ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग ये है कि ये आप देखिए ये लिख सकते हैं, ऑल वुमेन वर्क बट नॉट ऑल ऑफ देम गेट पेड। ये जो इकोनॉमिस्ट के नोबेल प्राइज की विनर है उन्होंने ये बोला है कि लगभग सभी वुमेन काम करती है, लेकिन उनका जो सभी का जो वर्क जो वो करते हैं उसके लिए उनको नहीं दिया जाता। बेसिकली डोमेस्टिक वर्क जो या अनरिकॉग्नाइज्ड जो वर्क है उसके लिए बोला है। तो इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल टाइम यूज सर्वे जो 2020 में रिलीज हुआ था, ये किसने किया था, एनएसओ ने रिलीज किया था। उसने ये बताया था कि 81.2% जो वुमेन है वो किसी ना किसी अनपेड डोमेस्टिक सर्विस में एंगेज है, और कंपेयर टू 26% ऑफ द मैन, तो कितना ज्यादा गैप है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर वर्किंग आवर्स की बात करें तो वुमेन जो है वो लगभग 30.6 आवर्स वर्क करती हैं, वहीं पे जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क है वो मैन केवल 3.6 आवर्स ही करते हैं, जिसमें मेंटेनेंस भी आता है, केयर ऑफ चिल्ड्रन, सिक और एल्डरली भी आ जाता है वो, और जो हाउस होल्ड वर्क है वो भी, ठीक है ना। तो ये तो हमने बता दिया जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो वुमेन इंडिया में जो है वो 1.5 घंटे लगभग ज्यादा वर्क करती हैं मैन के मुकाबले, और ज्यादातर ये अनपेड वर्क रहता है, और ज्यादातर ये अनसैनिटरी कंडीशंस में ये काम करती है इन कंपेरिजन टू मैन। जो मॉडल है एक्चुअली शिफ्ट करने की उसकी जरूरत है, जो मॉडल था ब्रेड विनर केयर गिवर का वो उसको चेंज करने की जरूरत है, और वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता भी दिख रहा है, क्योंकि अब ज्यादा जो वुमेन है वो आ गई हैं, और जो सिंगल इनकम हाउस होल्ड थे वो अब एक तरह से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही लोग जो है वो करते हैं। तो यानी जाहिर सी बात है जो पेरेंटल केयर का या जो चाइल्ड केयर और सिक वाला जो हाउस होल्ड वाला बर्डन था वो सारा का सारा पहले सिर्फ वुमेन पे वही था। तो जो लो इनकम वुमेन अगर देखें तो दे आर वर्किंग विदाउट सपोर्ट फार मोर ऑफन देन एक्सपेक्टेड। दिस अगेन नॉट रिफ्लेक्टेड इन द डाटा बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, क्योंकि वुमेन्स का वर्क पैटर्न जो है वो इस हिसाब से है क्योंकि सीजनल होता है, ज्यादा स्पोरेडिक होता है और इरेगुलर नेचर का होता है, और जो ऑफन वो कंट्रीब्यूट करते हैं फैमिली बिजनेस में फ्रॉम विद इन द होम वो करती है, मतलब आउटसाइड होम नहीं करती, विद इन द होम करते, इसलिए उनका ज्यादातर वर्क जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड ही रह जाता है अगर है भी तो। दूसरी बात ऑथर ने बोली कि जो फास्ट अर्बनाइजिंग इंडिया है उसको ये जरूरत है कि जो डिफरेंट मॉडल्स हैं वो वो उनको प्रमोट करने पड़ेंगे, लाने लगेंगे, ताकि वुमेन्स को सपोर्ट मिल सके, ठीक है ना। और अगर आप देखें प्रेजेंट सिनेरियो में तो वुमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंडिया में है 32.8%। ये किसके जो गवर्नमेंट के सोर्स है उनके अकॉर्डिंग ऑथर ने बताया है, और जो 24% है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। और अगर चाइना का कंपैरिजन में देखें तो वहाँ पे 61% है, बांग्लादेश में 38% है, नेपाल में 29% है, और पाकिस्तान में भी 25% है। तो इंडिया का अगर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से काफी कम है। तो अगर इंडिया चाहता है कि उसका जो फीमेल लेवल फोर पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा जाए, रेशो बढ़े, तो जाहिर सी बात है इसको वुमेन को एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। जो मिथ्स हैं अराउंड वुमेन्स के वर्क के उनको आपको दूर करना पड़ेगा, डिस्पेल करना पड़ेगा, और जो वुमेन का वर्क है उसको दोनों ही आपको काउंट भी करना पड़ेगा, और साथ में साथ फेयरली उनको सपोर्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रिकॉग्निशन और सपोर्ट दोनों ही जरूरी है। आगे देखते हैं द एबोरिजिनल रेफरेंडम इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये रेफरेंडम हुआ है ओरिजिनल यहाँ पे, ये बेसिकली क्या था, जो ऑस्ट्रेलियन वोटर्स थे उन्होंने रिजेक्ट किया था प्रपोजल को टू एस्टैब्लिश एन एबोरिजिनल एंड टोरेस स्टेट आइलैंडर वॉइस टू पार्लियामेंट। बेसिकली जो इस रीजन के जो एबोरिजिनल लोग थे उनको जो रिप्रेजेंटेशन देने की बात की थी उसको हालांकि सपोर्ट नहीं मिला है, 60% 40% के रेशो से उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जो वॉइस था वो बेसिकली वही था कि रिकॉग्नाइजेशन दिया जाए एबोरिजिनल और टोरिस स्टेट आइलैंडर के लोगों को एज फर्स्ट पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से अगर देते तो उसमें अमेंडमेंट करना पड़ता, ठीक है ना। तो उनको ओरिजिनल एक तरह से माना जाता। फिर जो उसको और क्या क्या करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे जो आइलैंडर वॉइस है इट में मेक रिप्रेजेंटेशन टू द पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ और मैटर्स रिलेटिंग टू एबोरिजिनल एंड टोरेस स्टेट आइलैंडर पीपल। तीसरा ये होता है कि जो पार्लियामेंट है उसको सब्जेक्ट टू डिस्कशन उनको पावर दी जाती है टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स रिलेटिंग टू एबोरिजिनल एंड टोरेस स्टेट आइलैंडर वॉइस इंक्लूडिंग इट्स कॉम्पोजिशन फंक्शंस पावर्स एंड प्रोसीजर। लेकिन हालांकि ये हुआ नहीं है, तो ये सब है। यहाँ पे कुछ डाटा भी दिखाया उधर ने जो रिप्रेजेंटेशन की वजह है, तो इंडिजिनस अगर आप पेपर देखें तो लगभग ऑस्ट्रेलिया को वो लगभग पिछले 60,000 सालों से वो इनहेबिट कर रहे हैं, लेकिन सेवरल हंड्रेड ग्रुप्स ही जो है कंप्राइज करते हैं, और उनकी अपनी हिस्ट्री है, खुद की ट्रेडिशन और लैंग्वेज है। सोशल गैप की अगर बात करते हैं तो इंडिजिनस पीपल है वो लगभग
8 साल कम उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ने कंपेरिजन इन कंपेयर टू नॉन इंडिजिनियस जो पीपल हैं, और जो हाई रेट्स ऑफ सुसाइड और इम्प्रिजनमेंट भी उनको देखने को मिलता है। पॉपुलेशन की बात करें तो 96% पॉपुलेशन नॉन इंडिजिनियस का, वहीं 0.7% नॉर्थ ईस्ट और 3.3% जो है इंडिजिनियस पीपल का है। अबोरिजिनल की आइडेंटिटी की बात करें तो अबोरिजिनल 91.4% कंट्रीब्यूट करते हैं, वहीं पे जो टॉरिस स्टेट आइलैंडर्स हैं वो 4.2% कंट्रीब्यूट करते हैं, और दोनों को मिला के 4.4% जो है वो शेयर इनका मिलके आता है। ठीक है ना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उनकी कम है, यहाँ पे बताया इन्होंने। रेफरेंडम का रिजल्ट हमने बता ही दिया। तो जो पॉपुलेशन पेमेंट्स आफ्टर ब्रिटिश रेवोल्यूशन थ्रू डिस्पोजेशन, न्यू डिजीज, slavery and killing until as late as 1970, 1 in 3 children were forcibly removed from their families for assimilation into white society. गवर्नमेंट apology for stolen generation 2008, ये इस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे इन्होंने डाटा बताया है। तो अगर जिस्ट में देखें, समराइज देखें, तो ऑस्ट्रेलियंस को वोट करने के लिए बोला था कि क्या ये उनके लिए जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है वो इसके वोट के लिए उनको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो जो वही है कि उनको रिकॉग्निशन के लिए किया गया था, लेकिन ये जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो वोटिंग अगर समझेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग कंपलसरी है, और हर एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन जो कि 18 साल से ऊपर का है वो ऑब्लाइज्ड है कि उसको वोट करना पड़ेगा इलेक्शन में भी और रेफरेंडम में भी। ठीक है ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज लाना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जब से 1901 से अगर देखें तो 45 questions have been put to Australian voters in referendums. Only 8 of those have succeeded. अब तक 45 जो है 1901 से 45 बार जो है क्वेश्चन रखे गए रेफरेंडम के लिए, उनमें से केवल 8 जो है वो सफल हुए हैं। तो आप सक्सेस रेट देख सकते हैं, इसलिए उसने बोला कि ये बहुत टफ काम है। ठीक है ना। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। एक लास्ट में साइंस का आर्टिकल और देख लेते हैं। साइंस में कुछ था आज, यस, साइंस के पोर्शन में था क्वांटम से रिलेटेड। हाँ जी, ये हाउ क्वांटम एल्गोरिथम सोल्व प्रॉब्लम दैट क्लासिकल कंप्यूटर्स कांट। तो सबसे पहले तो आप एल्गोरिथम समझिए। एल्गोरिथम के डेफिनेशन आप समझिए कि एल्गोरिथम क्या होता है। एक सीक्वेंस होता है लॉजिकली कनेक्टेड मैथमेटिकल स्टेप्स का, जो कि एक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो क्वांटम एल्गोरिथम क्या है? बेसिकली क्वांटम एल्गोरिथम भी एक तरह की सीरीज ऑफ स्टेप्स है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जो है उसमें क्वांटम गेट्स की जरूरत पड़ती है। एक फैक्टर जो कंट्रोल करता है स्पीड अप करने के लिए प्रोसीजर को, वो है पॉसिबिलिटी ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ क्वांटम बिट्स, जिनको हम क्यूबिट्स बोलते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन को बेसिकली एनकोड करता है। जहाँ पे क्लासिकल कंप्यूटर की बात करें तो सेमीकंडक्टर बेस्ड जो गेट्स यूज करते हैं, तो वहाँ पे बिट्स जो है उनको इन्फॉर्मेशन को एनकोड करने के लिए यूज किया जाता है। वहीं पे जो क्वांटम कंप्यूटर है वो क्यूबिट्स को यूज करते हैं। तो क्यूबिट और बिट दोनों ही जो है डिस्टिंक्ट स्टेट्स में हो सकते हैं, 0 या 1 में। लेकिन क्यूबिट के पास एक एडिशनल एबिलिटी ये है कि वो पार्टली 0 और पार्टली 1 भी हो सकते हैं एक ही टाइम पे। ठीक है ना। जो सेमीकंडक्टर वाले थे गेट्स, वो केवल सिर्फ 0 हो सकते हैं एक टाइम पे, 1 हो सकते हैं, लेकिन क्यूबिट्स जो है वो पार्शली 0 और पार्शली 1 भी हो सकते हैं एक ही टाइम पे। तो ये उनका एडवांटेज है। ठीक है ना। रिलायबल डिवाइस के ऑथर ने बोला कि साइंटिस्ट ऑलरेडी जानते हैं कि क्वांटम एल्गोरिथम क्या होते हैं, लेकिन जो कि प्रॉब्लम को जल्दी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन के साथ ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ड्रग डिजाइन में हेल्प कर सकते हैं, पैटर्न सर्च में काम कर सकते हैं, और बहुत सारे जो फील्ड है उनमें एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब तक रिलायबल लार्ज स्केल डिवाइसेज जो है अवेलेबल नहीं होंगे, तब तक क्वांटम कंप्यूटिंग विल हेल्प एड्रेस मैनी अदरवाइज इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स एज वेल। अगर ये अवेलेबल हो जाएंगे तो इससे और जो डिफिकल्ट या इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम जिनका अभी तक कोई सॉल्यूशन है वो भी आप फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। तो रिसर्च जो क्वांटम एल्गोरिथम है वो काफी इंटरडिसिप्लिनरी होती है, जिसमें कंप्यूटर साइंस भी चाहिए आपको, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इन तीनों डिसिप्लिन से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है। दूसरी बात, ये अभी भी इवॉल्विंग फेज में है, और प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकती है इस फील्ड में। आगे जो है बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटी है वो अवेलेबल रहेंगे, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व भी हो पाएंगी इसकी मदद से। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।